ओके। अच्छा जी, पहली एडजस्टमेंट हमने की थी, ज़रा रिवाइज कर लें। डेप्रिसिएशन कम करनी है तो 1.8 को पकड़ें और पकड़ के 1.8 को क्या कर दें, माइनस। डेप्रिसिएशन कम करने से सब्सिडरी के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, तो 1.8 को इधर शो कर दें। दोनों तरीके से लेके चलना होता है, कंसोलिडेटेड P&L के एंगल से भी और वर्किंग 5 के एंगल से भी। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इनकम कम करनी है, अदर इनकम डेबिट। डेप्रिसिएशन कम करनी है, डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अदर इनकम डेबिट, खर्चा क्रेडिट। अदर इनकम डेबिट 3.2 से और खर्चा क्रेडिट डेप्रिसिएशन का कितने, 0.3। लेकिन इससे पहले एक एंट्री हुई थी, गेन अदर इनकम में रिकॉर्ड होने की बजाय सेल में रिकॉर्ड हो गया था, सेल में से निकाल के अदर इनकम में डाला था। ये एडजस्टमेंट वर्किंग 5 को इसलिए हिट नहीं करेगी कि ये पेरेंट ने बेचा हुआ है। ये घिसी-पिटी एडजस्टमेंट है। 80 दोनों जगह से माइनस कर दें, 4 कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दें। सब्सिडरी का प्रॉफिट कम करना है 4 रुपये से। अगर एस ने डिविडेंड बांटा है पूरा ऑरेंज सफ़ा, तो पी को मिला है 90। पी ने अपनी अदर इनकम में डाल लिया होगा, कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, अदर इनकम से निकाल दें। तो ये एक एडजस्टमेंट है यार, ये जो आपके लिए बिल्कुल नई है, ये इंशाल्लाह बार बार रिवाइज हुआ करेगी। पीज शेयर ऑफ एस डिविडेंड। और अगर नेगेटिव गुडविल आई है, वो एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। बाद में बस हमने ये फिगर निकाल के यहाँ पोस्ट की थी। तो हैंड रिटन पेज 7 को ज़रा देखिएगा, उससे इंशाल्लाह आपकी सारी एडजस्टमेंट्स कवर हो जाएंगी। आप बजाय के सवालों पे जान मारें, आप हैंड रिटन पेज 7 पे आज 20-25 मिनट भी लगा देना, तो डेट विल बी अनफ। आपको हर एडजस्टमेंट समझ आ जाएगी, कहाँ से कैसे रूट करानी है। अच्छा, ये जी स्टैंडर्ड के कुछ पैराज हैं, ये आपको इंशाल्लाह मैं बता दूंगा, फ़िलहाल स्टैंडर्ड खोलने की ज़रूरत नहीं। पेज 24 पे आएँ। पॉइंट नंबर 2, पिछले साल बच्चे ये थ्योरी छोड़ के गए थे, फिर 1-2 नंबर का सवाल आ गया था, फिर परेशान हो रहे थे। कंट्रोल, असल में पेरेंट का सब्सिडरी पे क्या होता है, कंट्रोल। कंट्रोल इज एज्यूम टू एग्जिस्ट व्हेन द पेरेंट ओन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू अदर सब्सिडरीज। हमारे सिलेबस में तो ये नहीं है कि हमारी और सब्सिडरीज भी कंट्रोल करें, बस हम डायरेक्टली ही ओन कर रहे होते हैं। तो कंट्रोल इज एज्यूम टू एग्जिस्ट व्हेन द पेरेंट ओन्स डायरेक्टली मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द सब्सिडरी। जब भी आप सब्सिडरी की 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर ले लेंगे, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह सब्सिडरी को क्या कर रहे होंगे, कंट्रोल। अनलेस in exceptional circumstances it can be clearly demonstrated that such control does not exist। unless के कोई exceptional circumstance हो और आप 50 से ऊपर भी ओन कर रहे हो, फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर रहे होंगे। वो सर्कमस्टांसेस जिसने यहाँ डिस्कस नहीं किए, इसलिए इस बात को छोड़ दें। अच्छा जी, ये नीचे तो इसने ऐसी हट के एग्जाम्पल डाल दी कि पीटीसीएल ने सब्सिडरी के 60% शेयर खरीदे हुए हैं और आगे सब्सिडरी ने रॉयल फैन के 70% शेयर खरीदे हुए हैं। तो इसका मतलब है सी जो है
बी के लिए सब्सिडरी है और ए के लिए सब सब्सिडरी। ए ओन्स कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन बी एंड बी ओन्स कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन सी। A controls C indirectly through B. C is called as sub-subsidiary of A. Consolidation of sub-subsidiary is not in this syllabus. Sub-subsidiary कौन होती है? हमारी सब्सिडरी की सब्सिडरी। अच्छा, अगला जी बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। पी के पास है 41%, 48% शेयर्स और अदर्स हैं 52%। इमरान खान नहीं है, 52% है। एक बंदे के पास 1%, एक बंदे के पास 1%, एक बंदे के पास 1%। आई होप यू गॉट इट। 48 प्लस 1 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 100% शेयर्स। तो इसकी मिसाल मैं आपको बेहतरीन देता हूँ। पीटीसीएल ने यूफोन के शेयर खरीदे हुए 48%, मैंने खरीदे हुए 1%, आपने खरीदे हुए 1% यूफोन के, आपने 1%, आपने 1%, आपने 1%, आपने 1%, आपने 1%, 100%। तो मेरे ख्याल से एक ओनर पीटीसीएल है और 52 ओनर्स हैं, जो इमरान खान नहीं है आज, 52 अलग लोग हैं, ये लोग ओनर्स हैं, लेकिन इन बेचारों ने 1% शेयर खरीदे हैं। अब मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा चांस है कि पीटीसीएल जब कभी डिसीजन लेने लगेगा तो इन 52 लोगों में से किसी एक दो को तो साथ मिला ही लेगा लॉजिक देके। 52 बंदों में से कोई 3-4 की राय अपने साथ करना कोई मार्का मारना नहीं है, नेचुरल सी बात है। और पीटीसीएल बात भी लॉजिकल करेगा, इसके पास पहले ही कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, अपने डिसीजन अपने फ्यूचर को सामने रख के ही फैसला करेगा। और 52 में से कोई ना कोई 4-5 बंदे इनके साथ मिल ही जाएंगे। ऐसी सूरत में भी पीटीसीएल कंसोलिडेशन करेगा। हाँ, अगर ऐसा होता 48 हमारे पास होते, 30% किसी के पास होते, 20-30% किसी के पास होते, फिर शायद बड़ा मुश्किल था। फिर बाकी 2 लोग हैं, सिर्फ 2 लोगों को साथ मिलाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर 52 लोग हैं और हम एक हैं, तो मेरे ख्याल से तो कोई ना कोई हमारे साथ मिल ही जाएगा। अजीब सी बात है कहना कि सारे इकट्ठे हो जाएंगे, सबकी अपनी सोच है, सब कंपनी का फ़ायदा देखेंगे क्योंकि सबका स्टेक है कंपनी में। मुझे पहले पढ़ाने दें फिर नोट कीजिएगा। अ कंपनी माइट कंट्रोल एन अदर कंपनी। कंपनी कौन है? पीटीसीएल। माइट कंट्रोल यूफोन, लिखें। अ पीटीसीएल माइट कंट्रोल यूफोन even if it owns shares which give it less than half of the voting rights. Voting rights हमारे कितने हैं? हाफ या less than half? Such a company is said to have a de facto control over the company. Such a PTCL is said to have a de facto control over Ufone. Ufone पे हमारा de facto control है. De facto is a Latini phrase which translate is as of fact, हकीकत. It is used to mean reality or refer to a position held in fact if not legal right. तो छोड़े परे, बस reality तक काफ़ी। छोड़े परे, हमारी मिसाल क्या नोट करनी है, आई वाली मिसाल ले लें। 45% holding probably gives A complete control of B. It would be unlikely that a sufficient number of other shareholders would vote together to stop A directing the company as it wishes. बहुत कम चांस है कि बाकी 55 लोग ए के खिलाफ जाएं और इसे रोक दें कि तुम जो करना चाहती हो ना करो। It would be very unlikely that sufficient number of other shareholders, others मिल जाएं and would vote together, और फिर सारे इकट्ठे हो जाएं और फिर ए को रोक दें, directing the parent as it wishes, और फिर पेरेंट को रोक दें कि तुम अपनी विशेष के खिलाफ ना चलो। It is very 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 unlikely. ऐसा नहीं हो सकता। तो 55% लिख लें, 55 लोगों के पास हैं, 55%, 55 लोग हैं, हर एक के पास कितने कितने परसेंट है? 1-1%।
लेकिन ये तभी ऐसा हो सकता है कि दूसरे शेयर होल्डर छोटे 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 हो, अगर दूसरे शेयर होल्डर भी 30-40 करके हैं तो फिर तो मसला हो जाएगा, फिर वो एक ही बंदा होगा कोई। तो कब कंसोलिडेशन करेंगे? अगर 50 से कम भी हों, अगर हमारा डिफेक्टो कंट्रोल हो। डिफेक्टो कंट्रोल का क्या मतलब होता है? मेन हमारे पास है और छोटे 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 शेयर्स बाकियों के पास हैं, उन बेचारों ने मिलकर क्या कारनामा कर लेना है। अच्छा, पीटीसीएल के पास 45% शेयर्स हैं, यूफोन के, नेस्ले के पास 30% शेयर्स हैं और पेप्सी के पास कितने बन गए? कितने हो गए बाकी? 25% शेयर। क्या पीटीसीएल कंसोलिडेशन कर सकता है? नहीं, अनलेस के पीटीसीएल एक मुआहदा कर ले या नेस्ले से या पेप्सी से कि तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। ये फिर होता है किसी बंदे को साथ में ला लिया। अगर आप किसी को साथ में ला लें तो फिर तो आपकी चलेगी, कोई मसला नहीं। पहले मेरा ज़रा पढ़ लेने दें। अ कंपनी माइट कंट्रोल एन अदर कंपनी। अ कंपनी कौन है? पीटीसीएल। माइट कंट्रोल यूफोन even if it owns shares which give it less than half of the voting rights, because it has an agreement with the other shareholders which will allow it to exercise control. पीटीसीएल ने पेप्सी को साथ में ला लिया। पीटीसीएल ने पेप्सी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, जो मैं कहूंगा वो तूने करना है। फिर वो करोड़ रुपया दे के मनाए, 10 करोड़ दे के मनाए, वो फिर उसकी मर्जी है। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है अगर मिला लिया तो फिर पकड़े जाएंगे। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल ओवर इन्वेस्टी। इन्वेस्टी कौन है? यूफोन। इन्वेस्टर कौन है? पीटीसीएल। ओल्ड इन्वेस्टर कौन था? सऊदी किंग। existence of control over यूफोन। An investor shall determine whether it is a parent। पीटीसीएल अपने आप को सोचेगा क्या मैं पेरेंट भी हूं या नहीं, ये ऐसे लोगों ने बातों करके पेरेंट बनाया हुआ है। An investor shall determine whether it is a parent by assessing whether it controls the investee। आपने उस वक़्त अपने आप को पेरेंट समझना है जब आपका सब्सिडरी पे क्या आ जाए? कंट्रोल। कंट्रोल लाने के लिए 3 शर्तें हैं। ये किताबी बातें हैं। 51% शेयर हों, अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी हुई है। कई दफ़ा 51% से कम शेयर भी ओन किए होते हैं और आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। 48%। अभी मिसाल दी डिफेक्टो में 50% आपके पास शेयर नहीं थे, 48% थे, आप कंट्रोल कर रहे थे, आपका कब्जा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। 51% वाली बातें किताबी बातें रह गई हुई हैं। आप कई दफ़ा 51 से 50 से कम शेयर ओन करके भी अगले पे कब्जा चला रहे होते हैं। अगर 3 बातें पाई जाएं तो ये आपकी सब्सिडरी होगी। पहली बात, आपकी सब्सिडरी पर पावर हो, आपकी चलती हो। दूसरी बात, आपको सब्सिडरी से फिक्स्ड रिटर्न ना मिलना हो, वेरिएबल रिटर्न मिलना हो। आपको सब्सिडरी से कौन सा रिटर्न मिलना हो? वेरिएबल रिटर्न। आज के सवाल में 30% हमें मिला था रिटर्न,
जिसको हमने बाद में कैंसिल कर दिया था, वो अलग डिस्कशन है कि कैंसिल क्यों किया था, कंसोलिडेशन की एक एडजस्टमेंट है। आज हमें 90 रुपये मिला था, 90 रुपये मिला था पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड, और वो 30% डिविडेंड उसने बांटा था, उसमें से थोड़ा सा हमें मिल गया था। हो सकता है अगले साल वो वेरी कर जाए, बेचारी सब्सिडरी के मेरे पास 30% डिविडेंड नहीं बांट सकती मैं। याद है आज के सवाल में शेयर डिविडेंड था, हो सकता है अगले साल 2 रुपये पर शेयर डिविडेंड दे दे। तो हम जो है वेरिएबल रिटर्न लेते हैं उससे। दूसरी शर्त ये है फिक्स रिटर्न ना लेते हो, फिक्स रिटर्न ले लेंगे तो बैंक लोन बन जाएगा। और तीसरी शर्त, हम उस वेरिएबल रिटर्न को बदलने का हक रखते हो। हमारे हाथ में है डिविडेंड परसेंटेज कितनी है। देखें, अगर सब्सिडरी का अच्छा प्रॉफिट आ जाए, आपकी मर्जी है 20% डिविडेंड दें, 21% दें, 22% दें, तो आपकी मर्जी है, आप ही की चलनी है और किसकी चल रही है। सब्सिडरी वो होती है, या आप अपने आप को पेरेंट तब कह सकते हैं जब आप में 3 बातें पाई जाएं। आपकी पावर चलती है, पावर है आपकी यूफोन के ऊपर, आपको वेरिएबल रिटर्न मिलना है, फिक्स रिटर्न नहीं मिलना, लगा बंदा कैश नहीं मिलना, डिविडेंड कभी किस कितना मिलेगा कभी नहीं, और डिविडेंड की परसेंटेज भी आप ही डिसाइड करते हो। जब ये 3 बातें पाई जाएंगी तो समझा जाएगा यू आर कंट्रोलिंग द यूफोन, यू आर कंट्रोलिंग द यूफोन। फॉर देयर अ कंट्रोल टू एग्जिस्ट यू मस्ट हैव अ पावर ओवर द इन्वेस्टी, इन्वेस्टी पे आपकी पावर हो। नंबर 2, यू आर एक्सपोज्ड, जब आप कोरोना के वार्ड में जाएंगे यू आर एक्सपोज टू कोरोना, हियर यू आर एक्सपोज टू अनसर्टन रिटर्न, आपको नहीं पता, हो सकता है लॉस आ जाए तो कुछ मिले ही ना। यू आर एक्सपोज टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद इन्वेस्टी। इन्वॉल्वमेंट आप जरूर करेंगे, आप ही की वजह से लॉस आया होगा वाह, ये आप ही की वजह से प्रॉफिट आया होगा, आपकी बुंगड़ी सीन की वजह से लॉस आया होगा। और एबिलिटी टू यूज इट्स पावर, और हमारे पास इस पावर को यूज करने की ताकत भी होनी चाहिए ओवर द इन्वेस्टी टू इफेक्ट द अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, कि हम इन रिटर्न्स को क्या कर सकें, इफेक्ट भी कर सकें। प्रेफरेंस हो जाएंगे तो फिर वो और बात है, वो फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नहीं है। आप प्रेफरेंस को भी इग्नोर करेंगे आप, क्योंकि प्रेफरेंस के ऊपर भी फिक्स मिलता है इंटरेस्ट, तो इसलिए वो फिर बाहर निकल जाएंगे। आपके पास ऑर्डिनरी शेयर्स होने चाहिए। बच्चा तेज है, अच्छा आगे चलें। एन इन्वेस्टर कौन है, कंट्रोल्स एन इन्वेस्टी व्हेन इट इज एक्सपोज्ड और हैज राइट टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द एंड हैज एबिलिटी टू अफेक्ट दोज रिटर्न थ्रू इट्स। ये जो लाइनें हैं ना, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, इनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, ये उसने हेडिंग्स बना दी है नीचे, तो इनको छोड़े, 3 हेडिंग्स बताएं बस। सब्सिडरी, हमारी सब्सिडरी कब बनेगी, जब हमारी पावर हो, हम एक्सपोज्ड हो कौन से रिटर्न से, फ्रॉम आवर इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी। एबिलिटी टू यूज इट्स पावर, पावर होना काफी है, घर में अबू का पावर है, पावर है, पावर है, चलती अम्मी की हो, पावर होना काफी नहीं है। एबिलिटी टू यूज इट्स पावर ओवर यूफोन, यूफोन की जान ले लें हम जब हमने पावर चलाएं, टू इफेक्ट द अमाउंट ऑफ रिटर्न, के डिविडेंड तो हम ही डिसाइड करेंगे। अब भाईजन ये जो आगे बहसे हैं ना, ये नहीं पढ़नी, तो या तो बाकी काट दें या फिर जो हेडिंग्स हैं उन्हें बस ब्रैकेट में ले लें। For there a control to exist, there must be how many conditions? Power over investee, we are exposed to variable returns, and we have ability to use our power to affect the amount of return. Dividend हम बदल भी सकते हैं। अच्छा, ये बात हो चुकी हुई है हमारी, कंसोलिडेशन कब करनी है। अच्छा,
सबसे आइडियल ये है कि यूफोन का ईयर एंड और पीटीसीएल का ईयर एंड 31 दिसंबर हो, 30 जून हो, सेम हो। ये सबसे आइडियल है। अगर ये नहीं है तो 3 महीने का गैप एक्सेप्टेबल है। जाहिर बात है, आपको पता है पेरेंट की एक सब्सिडरीज नहीं होती, पेरेंट की डिफरेंट मुल्कों में कई सब्सिडरीज होती हैं, 5 5 6 6, और हर सब्सिडरी अपने मुल्क के मुताबिक अपना ईयर एंड सोच के बैठी होती है। आइडियल सर्कमस्टेंस है पीटीसीएल और यूफोन का सेम ईयर एंड हो, कमाल बात है। नहीं होता तो 3 महीने का गैप हो जाए। लेकिन अगर 3 महीने का गैप होगा, उसमें आइडियल बात यह है कि 3 महीने की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो अलग बना के दे हमें, ताकि हमारे करीब पहुंचे और फिर हम कंसोलिडेशन करें। अगर वो उन 3 महीने की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं अलग बना के देती तो 3 महीने की मोटी मोटी एडजस्टमेंट्स कर दे, कोई फिक्स एसेट खरीदे बेचे, कोई और चीजें मोटी मोटी जो उसे समझ आ रही है, ज्यादा डिटेल में नहीं, 3 महीने की मोटी मोटी एडजस्टमेंट्स करके दे दे, ये भी चलेगा, स्टैंडर्ड कहता है, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन इन एनी केस 4 महीने का गैप, 5 महीने का गैप, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। सो व्हाट इज आइडियल? सेम डेट। व्हाट इज एक्सेप्टेबल? 3 महीने का गैप। लेकिन उसमें अगर आप 3 महीने की अलग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना के दे दें डिटेल्ड, तो भी बहुत आला है। अगर वो नहीं बना के देते तो कम से कम आप मोटी मोटी एडजस्टमेंट्स करके दे दें, तो मोटी मोटी ट्रांजैक्शंस की, जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस आपको लग रही हैं, फिर भी चलेगा काम। जी बिल्कुल, जो आपका अकाउंटिंग ईयर एंड है, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड है, वो टैक्स वालों के एतबार से जो मर्जी साल चल रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अकाउंटिंग ईयर की बात हो रही है। सेम रिपोर्टिंग डेट ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी, IFRS 10 है ये, पैरा नंबर B93, ये कभी देखेंगे कहाँ होते हैं, B92। अच्छा जी, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल हैव द सेम पीरियड एंड। आइडियल क्या जी? सेम पीरियड एंड। व्हेन द पीरियड एंड इज डिफरेंट द सब्सिडरी प्रिपेयर्स फॉर कंसोलिडेशन पर्पस, ये मैं आपको कह रहा था, कंसोलिडेशन पर्पस के लिए क्या बनाएं? एडिशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये बना लें, ये लफ्ज़ हाईलाइट करना है आपने, एडिशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाएं एज ऑफ द सेम डेट एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट। टू इनेबल द कंसोलिडेशन अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो, अनलेस की कोई इम्प्रैक्टिकेबिलिटी आ जाए वो फिर और बात है। इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो, अगर एडिशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ना बन सके फिर क्या करें? सब्सिडरीज मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी यूज्ड, लेकिन एक बात फिर भी करनी है, मैंने आपको कहा है, विद एडजस्टमेंट्स ऑफ। अब भाईजान 2 ऑप्शंस हैं, अगर पॉसिबल है तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना दें एडिशनल, अगर नहीं बन पा रही, अगर आप कह दें इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, मैं कहां से बनाऊं? इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो, कि एडिशनल इंफॉर्मेशन बनाऊं, तो लास्ट रिजॉर्ट बताएं, और बोलें लास्ट रिजॉर्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज कर लें विद एडजस्टमेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को एडजस्ट कर दें, मोटी मोटी जो आपको सेल परचेज की, एसेट की कोई एंट्रीज हैं। इन एनी केस द डिफरेंस बिटवीन द रिपोर्टिंग डेट्स शैल बी नो मोर देन 3 months। हर सूरत में कितने अरसे से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए? 3 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। एक पेरेंट है, उसकी 20-25 सब्सिडरियां हैं, एक पेरेंट है उसकी 20-25 सब्सिडरियां हैं। अब वो क्या करे? एक सब्सिडरी ने कहा मुझे लॉस आ गया, दूसरी ने कहा हुकूमत मुझे मारती है, तीसरी ने कहा मैं रो रही हूँ, चौथी ने कहा ये मसला है, पांचवी ने कहा तुम जूते बनाती हो मैं जूते खाती हूँ, छठी ने कहा तुम जूते बनाती हो मैं एसी बनाती हूँ, हम 5-6 को कंसोलिडेट ना करो, बाकी 20 को कर लो। स्टैंडर्ड कहता है चपेट, देयर आर नो ग्राउंड्स। एक मिसाल कहता है मैं नहीं दे सकता जिसमें मैं आपको इजाजत दूं कि सब्सिडरी कंसोलिडेट ना करो। हमने कहा कोई ना कोई एक्सेप्शंस होती हैं दुनिया में, कहता है ना, नॉट एट ऑल। इस सूरत में मैं एक एक्सेप्शन नहीं दूंगा, एक एक्सेप्शन नहीं दूंगा।
बहरहाल उलमा से मसला पूछा जाए, बंदा मरने वाला और सिर्फ सूअर का गोश्त पड़ा हो तो इतना गोश्त उधर भी खाने की इजाज़त है जिससे मरने से बचा जा सके, ये नहीं कि पूरी प्लेट में रख के फिर खाया जा रहा है। तो इस तरह की हालत में यहाँ एक्सेप्शन अवेलेबल है, लेकिन इधर कहता है नहीं, कहता है मुझे एक मिसाल कोई दे के दिखा दो, कन्विंसिंग मिसाल, जहाँ मुझे दिल में आ जाए कि सब्सिडरी को क्या करना है, कंसोलिडेट नहीं करना। कहते मैं मुझे कोई समझ नहीं आ रही। कहते पूरी दुनिया वाले लोगों ने मुझे मिसालें दी हैं, मैं किसी से कन्विंस नहीं हुआ। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट इंक्लूड फ्यू सब्सिडरीज, देयर आर नो ग्राउंड्स फॉर एक्सक्लूडिंग एनी सब्सिडरी फ्रॉम कंसोलिडेशन। यार ये तो खत्म हो गया, 2 पैरे ये हैं और ये वाला आपको कराना नहीं, 2 ये हैं, छुट्टी तेरी मेरी कुट्टी। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब बता दें। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऑब्वियसली अगर पेरेंट FIFO यूज़ करे तो सब्सिडरी भी FIFO यूज़ करे, और अगर नहीं कर रही तो फिर कंसोलिडेशन के एंगल से कोई ना कोई एडजस्टमेंट हो सकता है, आने वाले दिनों में हम क्लास में करें। तो मॉडल तो सेम होना चाहिए दोनों का। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज, इफ़ अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप, भाई ग्रुप्स तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े हैं, पेरेंट्स की 6-6 7-7 सब्सिडरीज हैं, हम तो छोटा सा जेन रख के चल रहे थे, आजकल PTCL ग्रुप, दुनिया तो बहुत आगे निकल चुकी है। इफ़ अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप, पूरा ग्रुप है PTCL, उसकी 6-6 7-7 सब्सिडरीज होती हैं। इफ अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप यूजेस अकाउंटिंग पॉलिसी अदर देन दोज अडॉप्टेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो पॉलिसीज चल रही हैं पेरेंट की वो और हैं और तेरी और हैं, फॉर लाइक ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस appropriate adjustments are made to that group financial statement। जो ग्रुप वाले पॉलिसी चला रहे हैं वही चलाएं in preparing the consolidated financial statement to ensure conformity with the group's accounting policies। वैसे ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी कौन डिसाइड करता होगा? पेरेंट डिसाइड कर लेता होगा, फिर सबको उसके मुताबिक चलना है। लेकिन अगर कोई इक्का दुक्का सब्सिडरी, आपको पता है हर घर में कोई ना कोई 1-2 बच्चा होता है, ऐसा नहीं माननी, तो इक्का दुक्का सब्सिडरी आई फाई कर रही है, तो फिर उसको बैलेंस शीट डेट के ऊपर चपेड़े मार के अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स कर लें और फिर उसको अपने मुताबिक ले आएं। If a member of a group uses accounting policy other than those adopted in consolidated financial statements for like transactions and events in similar circumstances, appropriate adjustments are made to that group financial statements in preparing the consolidated financial statements to ensure conformity with the group's accounting policies। अच्छा, हमारे जैसा कोई होता ना, उसने पता अंग्रेजी का बनानी थी, द अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ ग्रुप एंड सब्सिडरी शुड बी सेम। नहीं, जरा देखो, जरा लेवल चेक करो यार अंग्रेजी का, थोड़ा आप भी अपग्रेड करवाएं जरा अपनी अंग्रेजी। इफ़ अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप, जरा ऐसे ऐसे हाथ साथ साथ करें जरा। इफ़ अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप यूजेस अकाउंटिंग पॉलिसी अदर देन दोज अडॉप्टेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर मिलती जुलती ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स इन मिलते जुलते सर्कमस्टांसेस, द अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स शुड बी मेड to that group financial statements in preparing the consolidated financial statement to ensure conformity with the group's accounting policies। नहीं, ये तो स्टैंडर्ड की लैंग्वेज है ना भाईजान, ये तो स्टैंडर्ड का पैरा है B87। हाँ, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दो खोलोगे यही लिखा हुआ मिलेगा, स्टैंडर्ड का B87। 1 मिनट सवाल पूछने हैं, जैसे टाइम ज़ाया करना है ना, या तो पैसे वापस। चल ठीक। हम सब्सिडरीज को फोर्स नहीं कर सकते, उनकी मर्जी है। तो ईयर एंड के ऊपर हम कंसोलिडेशन पर्पस के लिए जो वर्किंग्स कर रहे होते हैं उसमें एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। सब्सिडरी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही नहीं भाई, कंपनीज के ऊपर ये कंपनी लॉ की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि आपने IFRS को फॉलो करना है। तो फिर IFRS को फॉलो करना है तो हम तो IFRS की रोशनी में ही बताएंगे ना जी, इधर उधर की बात। एक्विजिशन मेथड, आइडेंटिफाई द एक्वायरर। सबसे पहले ढूंढो PTCL कौन है। अच्छा, दुनिया में ऐसी डीलें हो रही हैं कि जब ब्रीफ केस ऑरेंज वाला पकड़ाया जाता है ना, और एक बंदा ब्रीफ केस इधर से पकड़ाता है, एक बंदा ब्रीफ केस दूसरी तरफ से पकड़ाता है, लोग परेशान होते हैं खरीदने वाला कौन है, किसने किसको खरीदा है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी डील्स होती हैं कि लोग पता नहीं चल रहा होता किसने खरीदा है, कौन बिका है।
आप लोगों को आज तक नहीं पता चला सियासत में कौन किसको खरीद रहा है कौन बिक रहा है। कहते हैं पीटीसीएल ही पता नहीं चलती कौन है, तो एक्वायरर पहले ढूंढो। तो ऑल बिजनेस कॉम्बिनेशंस आर अकाउंटेड फॉर। अच्छा ये ना, ये जो हम प्रॉपर मेथड पूरा फॉलो कर रहे हैं इसका नाम है एक्विजिशन मेथड। एक्विजिशन मेथड का क्या मतलब है? सब्सिडरी के सारे एसेट्स शो करो, सब्सिडरी के सारी सेल्स वगैरह शो करो, क्योंकि आपने उसे एक्वायर कर लिया है। इस मेथड का नाम लिखें FIFO वेटेड एवरेज नहीं। ये जो हम मेथड फॉलो कर रहे हैं काफी दिनों से ना, दिस मेथड इज कॉल्ड एज, बोलें, एक्विजिशन मेथड। ऑल बिजनेस कॉम्बिनेशंस आर अकाउंटेड फॉर बाय यूजिंग एक्विजिशन मेथड। सबसे पहले किसको ढूंढा जाता है? पीटीसीएल को। सवाल में अन्यथा हम ढूंढते हैं खरीदा किसने किसको। उसके बाद क्या ढूंढते हैं सवाल में? एक्विजिशन डेट। आज के सवाल में 1 अगस्त की थी। दूसरा स्टेप ये होता है। तीसरा स्टेप, रिकॉर्ड एंड मेजर आइडेंटिफिएबल एसेट्स एक्वायर्ड। वो असल में ये वाले एसेट्स हैं। एसेट्स एक्वायर नहीं होते, असल में हम यहां इक्विटी लिखते हैं। आइडेंटिफाई द एसेट्स एक्वायर्ड एंड द लायबिलिटीज एज्यूम्ड एंड एनी एनसीआई इन द एक्वायरी। और एनसीआई निकालें वो कितनी है। एसेट्स पकड़ लें, एनसीआई पकड़ लें। रिकॉर्ड एंड मेजर गुडविल और गेन फ्रॉम बारगेन परचेज। या तो गुडविल निकल आएगी इस साइड पे, या बारगेन करके सस्ती चीज मिल जाएगी। वर्किंग वन बिल्कुल लिख लें। दिस मेथड इज कॉल्ड एज एक्विजिशन मेथड। तो अगर पेपर में कोई पांचवी चीज आएगी तो उसे हम क्रॉस कर देंगे। एक्विजिशन मेथड में बस ये 4 चीजें देखनी होती हैं। ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी छोड़ें। अगर कभी नेगेटिव गुडविल आ जाए, अगर कभी नेगेटिव गुडविल आ जाए, नहीं मैं मेरी गालते सुन लो, थोड़ा सा रुक नहीं जाना है, क्लास है, ठीक है जाएं। कौन सी? MF। अगर कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर नेगेटिव गुडविल आ जाए तो कहते हैं मेरा मशवरा है यहां पे आपने कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस में गड़बड़ की है कोई, वरना नेगेटिव गुडविल आ नहीं सकती, लोग सस्ती चीजें बेचते नहीं है। या आपने इन्वेस्टमेंट की प्राइस में मसला किया है, थोड़े से शेयर ले लो, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़ी सी बिल्डिंग ले लो, इनमें आपने ना कोई फिगर गलत लिख दिया, या आपने एनसीआई को गलत निकाला है। और अगर ये तीनों सही हैं, कहते हैं फिर मैं मानता हूं कि चीज आपको सस्ती मिल गई है। तो कहते हैं अगर कभी नेगेटिव गुडविल आए, मेरा मशवरा है, पेपर में नहीं ऐसे करने बैठ जाना, प्रैक्टिकली मेरा मशवरा है ये तीनों चीजें चेक करो, तुमने कहीं ना कहीं बोंगी मारी होगी, नहीं मारी बोंगी और ये तीनों ठीक हैं, फिर मानता हूं कि ये तुम्हारी नेगेटिव गुडविल है। अब बार्गेन परचेज इज अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, बार्गेन बहस करके परचेज करना, इन विच कैलकुलेशन ऑफ गुडविल लीड्स टू अ नेगेटिव फिगर। व्हेन दिस हैपेंस द पेरेंट, एक्वायरर कौन है? पेरेंट, मस्ट रिव्यू द प्रोसीजर यूज टू मेजर। जो तुमने प्रोसीजर लगाया उससे देखो जरा। रिकॉग्नाइज द एक्विजिशन डेट फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग, आइडेंटिफिएबल एसेट्स एक्वायर्ड एंड लायबिलिटीज एज्यूम्ड। इसका मतलब लिखें वो इक्विटी ऑफ एस। इनको देखो दोबारा, क्योंकि इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू ले रहे होते हैं ना। एनसीआई को देखो, उसमें को तुमने बोंगी मारी होगी। और फिर कंसिडरेशन ट्रांसफर कौन सी फिगर होती है? इन्वेस्टमेंट वाली, इन्वेस्टमेंट वाली कंसिडरेशन ट्रांसफर। तो तीनों जगह पे अगर बोंगी नहीं मारी तो फिर शायद नेगेटिव गुडविल तुम्हारी सही है, वो मैं उससे मानता हूं। नेगेटिव गुडविल तो नहीं होती, बस इससे अदर इनकम है। बार्गेन परचेज इसका अच्छा नाम है, बहस करके। डिटरमिनिंग एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट इज द डेट ऑन विच द पेरेंट इफेक्टिवली ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ द एक्वायरी। बस ये लफ्ज ये याद रखना, जिससे ना आप कंट्रोल एक्वायर कर लें उसका। ये अब हमारा पॉइंट 11 रह गया। सब्सिडरी पे हमारा क्या होता है? कंट्रोल। और सब्सिडरी के हमने कितने शेयर खरीदे होते हैं? मोर देन 50। वो बहस आज अपनी जगह है कि कई दफ़ा लेस देन 50 पे भी हो जाती है। सब्सिडरी को जो हम मेथड फॉलो करते हैं, ये जो मेथड हमने फॉलो करें काफ़ी दिन से, इस मेथड का आज नाम बताएं। एक्विजिशन मेथड। हम इंशाल्लाह ईद के बाद शुरू करेंगे एसोसिएट्स। उसके हम शेयर खरीदेंगे 20 से 50। उसे हम कहेंगे हम कंट्रोल नहीं कर रहे, हमारा उस पर इन्फ्लुएंस है, बस हमारी चलती है, कंट्रोल नहीं है टोटली। और इसमें फिर हम उसकी सारी चीज़ों पे नज़र नहीं रखेंगे, हम सिर्फ उसकी इक्विटी पे नज़र रखा करेंगे। वो फिर हम देखेंगे ये क्या कहानी है। ओके, अब MCQs निकाल लें, ये वाले साथ ही होने ज़रूरी हैं। और
कंसोलिडेशन इधर ढूंढे हैं। हाँ जी, क्या? अच्छा, बाद में बताना केले में। ये MCQ नंबर 54 कहाँ है जी? हमारा तेरी 6:30 बजे टिकट है, चपेट मारूं तुझे, बैठ। क्या बंदे आ रही है? सफा नंबर 204। सफा नंबर 204 भाईजान। कोई बंदा MCQ ना एक सफ़े पे लग लिखता रहे, फिर मुझे एंड में जरा बता भी दे तो तरतीब कौन सी है। हाई लिमिटेड हैज़ अ नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स with other companies in which of the following relationship is high limited as a parent? कहते हैं आप पकड़ के बताओ कब पेरेंट बनेगी। हाई लिमिटेड हैज 50,000 नॉन वोटिंग एंड 1 लाख वोटिंग शेयर्स। ये जो नॉन वोटिंग शेयर्स होते हैं ना, ये प्रेफरेंस होते हैं, इनका वोट नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर्स। और 1 लाख वोटिंग, वोटिंग कौन से होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स। हाई को जरा आप समझें PTCL और फॉल को समझें जरा यूफोन। यूफोन के यार टोटल 50,000 शेयर्स हैं नॉन वोटिंग और 1 लाख हैं ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू विद ईच शेयर रिसीविंग द सेम डिविडेंड। हमने सारे नहीं ऑन किए हुए, वी ओन ऑल नॉन वोटिंग, सारे नॉन वोटिंग हमारे हैं और 40,000 वोटिंग भी हमारे हैं। सॉरी भाई, ये हमारी सब्सिडरी नहीं है, क्योंकि हमारा डिसीजन किस बेस पे होना था? सिर्फ वोटिंग शेयर्स पे। अभी हम पढ़ के आए थे वोटिंग का पावर हो आपके पास, वोट करने की पावर ही नहीं आपके पास। माना कि सारे नॉन वोटिंग शेयर्स हमारे पास हैं, उनका चार्ट डालना है, उनका कुछ कर ही नहीं सकते। कौन से शेयर हमारे पास होने जरूरी हैं? यूफोन के नॉन वोटिंग शेयर्स बताएं कितने हैं? उसमें से हमारे पास वी ओन ऑल, तो ये 50 के 50 सारे हमारे, और जो बाकी लाख वोटिंग शेयर्स हैं, पहली लाइन का मतलब समझिए, यूफोन के टोटल शेयर्स दे रहे हैं और 1 लाख इसके वोटिंग शेयर्स हैं, उसमें से हमारे पास, तो हमने चार्ट डालना है, इनका बीनी भी नहीं जा सकते। तो इट इज नॉट आवर सब्सिडरी। फॉल लिमिटेड फॉल कर गई है हमारी आंखों से, ये हमारी सब्सिडरी नहीं है, हमारी इस पे नहीं चल सकती। हाई लिमिटेड ओन्स 49% शेयर्स ऑफ इक्विटी इन मिडल लिमिटेड। एक कंपनी मिडल है, वो भी यूफोन टाइप समझ लें, कोई और कंपनी होगी। हाई लिमिटेड के पास 49% शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी लिखें, वही वोटिंग शेयर्स लिखें। वी ओन 49% ऑफ वोटिंग शेयर्स इन मिडल लिमिटेड एंड 52% ऑफ इट्स नॉन वोटिंग। ये डिसीजन के लिए गलत बात है। नतीजातन हाई लिमिटेड रिसीव वेरिएबल रिटर्न्स, हमें डिविडेंड मिलते हैं एंड वी हैव द एबिलिटी टू अफेक्ट दोज रिटर्न थ्रू इट्स इन्वेस्टमेंट एंड पावर ओवर मिडल लिमिटेड, और हमारी इतनी पावर है कि हम सब कुछ ये चलाते हैं। अब भाईजान ये कंट्रोल की डेफिनेशन पूरी हो रही है, कंट्रोल की डेफिनेशन मीट हो रही है। मेरे ख्याल से ना बाकी 51% कुछ छोटे मोटे चतुंगड़े टाइप होंगे, ये ऐसे ऐसे थोड़े बहुत शेयर उन्होंने रखे होंगे बरकत के लिए अपने पास, 2-2, 3-3%। चलती किसकी है डिविडेंड देते हुए? हमारी। तो कंट्रोल की डेफिनेशन मीट कर रही है, इसलिए ये हमारी सब्सिडरी है। अच्छा जी, MCQ नंबर 53। Consolidated financial statements are prepared on the basis that companies within the group are treated as if they are single. कंसोलिडेशन करते हैं हम एज्यूम करते हैं दोनों एक ही हैं। क्या मतलब? ये P ये S। कंसोलिडेशन करते हैं हम एज्यूम करते हैं दोनों एक ही हैं। Which two of the following are requirements of this standard? इनमें से कौन सी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है? All subsidiaries must adopt the accounting policies of parent in their separate financial statements. Excellent. No.
सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगाना जरूरी नहीं है। हमने कहा था अगर तुमने सेपरेट में लगा ली हैं तो हम कंसोलिडेशन के वक्त एक एडजस्टमेंट कर देंगे। हम तुम्हें वजीद तो नहीं करेंगे कि तुम सेपरेट में भी 5 लगाओ जबरदस्ती। अगर हमने वेटेड एवरेज पसंद किया हुआ है, सेपरेट में हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। फॉर कंसोलिडेशन पर्पस हम उसे कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट्स वो कर दो, लेकिन उसे ये ना कहें कि सेपरेट में भी अपने रूल बदलो। रशीद 2 टिक करने ने एक फॉल्स हो गया, अखा बंद करके कर दे। नहीं यार एक और पढ़ ले। नहीं 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 यार अखा बंद करके कर दे यार, तेना विचों 2 ही टिक करने ने ना, फ्यूचर तेरा और पढ़ लैन दे, तेरी मेहरबानी। सब्सिडरीज विद एक्टिविटीज विच आर सब्सटेंशियली डिफरेंट टू द एक्टिविटीज ऑफ अदर शुड नॉट बी कंसोलिडेटेड। कुछ सब्सिडरीज हैं वो कुछ और कर रही हैं, कुछ और कर रही हैं, कहते हैं हमारा प्रोग्राम है फिर इनको कंसोलिडेट नहीं करें। देयर आर नो ग्राउंड्स, चपेट मारें, देयर आर नो ग्राउंड्स, कोई ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है जिसमें आपको मजबूर है आप सबको कंसोलिडेट करना है। तुम लोगों ने अपनी कोई सरकार बनाई हुई है। ये क्या हो गया रशीद, कस्में 2 में फॉल्स ने, इस तरह बोला ना करें वैसे जिंदगी में, बात सुन चेक कर, चल लग गए। अगला जी एमसीक्यू निकाल, 2 ही पूछना था ना सीरियसली। चलें अगले चेक कर लें वैसे सही है या नहीं। ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सब्सिडरी शुड बी इंक्लूडेड एट फेयर वैल्यू। ये इस यहां की बात कर रहे हैं। एक क्लास आएगी उसमें हम फेयर लाइबिलिटीज को भी फेयर वैल्यू पे लाएंगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स विद इन द ग्रुप, आपस के जो प्रॉफिट्स हैं मस्ट बी एलिमिनेटेड, इनको कैंसिल करना चाहिए। और अगर लिखा होता आउटसाइड प्रॉफिट्स फिर नहीं, लेकिन आपस के प्रॉफिट्स विद इन द ग्रुप उनको क्या करना चाहिए। लाइबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे हम नहीं लाए, हम कौन से सवाल में लाए थे? नहीं, वो कुछ और था, ये सब्सिडरी की वो हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज नॉट इंक्लूडेड विद द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल। कौन सी चीज कंट्रोल की डेफिनेशन में नहीं आ रही? जुबानी याद है, खोलने की जरूरत नहीं। हैविंग पावर ओवर इन्वेस्टी तो लिखा हुआ था उधर, हैविंग एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न भी लिखा हुआ था, हैविंग मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स इन इन्वेस्टी, हैविंग एबिलिटी टू यूज इट्स पावर ओवर द इन्वेस्टी। यार ये लाइन देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन ऑब्वियसली कंट्रोल की डेफिनेशन अगर पूछ रहे हैं हमसे तो वहां तो ये लाइन नहीं लिखी हुई थी, तो इसलिए इस लाइन को क्रॉस करें। मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स होना जरूरी नहीं है, आपके पास पावर होनी जरूरी है कि आप वेरिएबल रिटर्न जो है अपनी मर्जी के निकलवा सकें उससे। तो ये अजीब सी अब इसने अपने पास से अपनी तरफ से लाइन डाली। अच्छा पिछली टाइम की इसलिए खोला हूं कि मुझे याद है कौन कौन से, वरना भी ढूंढने पड़ेंगे। Which 2 of the following statements are correct when preparing consolidated financial statement? A subsidiary cannot be consolidated unless it prepares financial statement to same reporting date as parent. हो सकती है बिल्कुल, सेम डेट जरूरी नहीं है, आप 3 महीने का गैप रख के भी कर सकते हैं। बोंगे मारी। A subsidiary with a different reporting date may prepare additional statements up to the dates of group। जबरदस्त है यार, एडिशनल स्टेटमेंट्स बना ले, और क्या चाहिए हमें। एडिशनल स्टेटमेंट्स अगर नहीं बना सकती तो अनलेस हमने कहा था फिर एडिशनल एडजस्टमेंट्स कर दे। एडिशनल स्टेटमेंट्स बना रही है फिर तो बहुत ही आला है, प्रॉपर हमें P&L बैलेंस शीट 3 महीने का अलग से बना के दे दे। जी आया नो, गले मिला नो। अच्छा, a subsidiary's financial statements can be included in the consolidation if the gap between the parent and subsidiary is 5 month। यार चपेट में अब चौथा टिक करते हैं, बस आगे चलें। Where these financial statements are drawn up to different reporting date from those of parents, adjustments should be made for significant transaction of events occurring between the इफ एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। ये अधूरी बात है, लेकिन आप क्या करें, टिक किसी को कर सकते हैं ना। इफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, इफ एडिशनल स्टेटमेंट्स बनाना इज इम्प्रैक्टिकेबल, पूरी बात नहीं लिखी हुई सजादे ने, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन बनाना इम्प्रैक्टिकेबल है तो ऐसा कर लें। चलो ऑप्शन ही ये बची, अब और क्या करें। बस यार पता कराओ, बस को यहां मंगवा लेते हैं। बस
मैं सीरियसली आज घर वालों को कोई टाइम नहीं लेके आया। मैंने कहा था आगे 4 दिन मैंने पढ़ाई करनी है और वो करना है, तो घर बैठ के करूँगा ना अगले 4 दिन। तो अब जो है वो इधर से तो आज तो कोई लिमिट नहीं, घर वालों को पता है अगले 4 दिन घर ही हैं। तो फिर व्हेन नेगेटिव गुडविल अराइजेस, जब नेगेटिव गुडविल आती है तो क्या करें? IFRS 3 जिसका नाम क्या है? बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये स्टैंडर्ड का नाम है, कहीं बीच में अंग्रेजी में साथ ही ना पढ़े हों। कॉम्बिनेशन रिक्वायर्स दैट अमाउंट्स इन्वॉल्व इन द कंप्यूटिंग गुडविल शुड बी रीअसेस्ड। जब कभी नेगेटिव गुडविल आए तो मशवरा कहता है मेरा ये है कि इन चीजों को रीअसेस कर लो। व्हेन द अमाउंट ऑफ नेगेटिव गुडविल कंफर्म, फिर जब कंफर्म हो जाए तो इसकी काउंटिंग कैसे करो? चपेड़ P&L में कहां से जाती है? Capitalized and presented as non-current asset, credited to P&L, shown as deduction from non-current assets, credited to P&L। यार कितना कमाल सवाल खुला हुआ है आज। credited to P&L 340 अदर इनकम में डाल दें, credited to P&L, P&L में डाल दें। On which basis may a subsidiary be excluded from consolidation? कौन सी ऐसी बेस है जो आपको लग रही है जिस वजह से सब्सिडरी को ना कंसोलिडेशन से निकाल दें? निकल यार तू। The activities of subsidiary are dissimilar। नहीं, इस वजह से तो ना निकालें। The subsidiary was acquired with the intention of selling, इरादा ऐसे बेच देंगे, इस वजह से ये भी कोई वजह नहीं। जब बेच देना तब निकालना, अभी तो नहीं निकाल सकते। Subsidiary is based in a country with strict exchange which may be different for them। There are the above 3 statements are not valid। कोई एक वजह भी सही नहीं है, क्योंकि there are no grounds। पहली लॉजिक क्या दी थी उसने? तू जूते बनाती तो मैं अंडे बनाती। ये तो बोंगी है। मैंने खरीदी है यूफोन, इंशाल्लाह थोड़े दिनों में बेच दूंगा। नहीं, कंसोलिडेशन करें जब तक है आपके पास। और अगली रीजन, वो एक ऐसी कंट्री में पहुंची हुई सरकार है जिनके इतने सख्त रूल हैं कि काफी अरसे से सब्सिडरी से हम पैसे मांग रहे हैं, वो चपेट भेज देती है। ये तीनों रीजंस नहीं है। यू मस्ट कंसोलिडेट ऑल। ये पॉइंट डी। अब यू आर वेरी लकी कि अगर ऊपर मैं करता रहूं और कोई भी आइटम डिस्कस ना हुआ हो तो वो हम भी नहीं करेंगे डिस्कस। A bargain purchase is a business combination in which calculation of goodwill leads to a negative figure। बहस के करके सब्सिडरी खरीदना, इसमें गुडविल की नेगेटिव फिगर हो। यार ये लेक्चर क्लोज करके ना फिर हमने कंसोलिडेशन के न्यूमेरिकल MCQ शुरू करने हैं, ठीक है? When this happens, which of the following are reviewed? किस किस को रिव्यू किया जाए? आइडेंटिफाई एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को, NCI को और कंसिडरेशन को रिव्यू किया जाए। इसको रिव्यू किया जाए तो किसे टिक कर दें? यार ये MCQs कहाँ से आए थे? मुझे आउट ऑफ सिलेबस लगे थे। यार तूने वो लेक्चर 83 का पार्ट बी लिया था? नहीं यार, पार्ट बी में कोई भी नहीं लेता था। अच्छा, मैं भी कहूँ तू परेशान क्यों हो रहा है? चलें जी। विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर अनलाइकली टू रिप्रेजेंट कंट्रोल? कौन सी सिचुएशंस हैं जो अनलाइकली हैं कि कंट्रोल को रिप्रेजेंट करें? अनलाइकली का पता है मतलब क्या है? डू नॉट कंट्रोल। डू नॉट कंट्रोल। कंट्रोल कहां कहां नहीं करे, जरा टिक्कू मारना शुरू कर दें। नंबर 1, ओनिंग 55% शेयर्स और 7 में से 4 डायरेक्टर हैं। मेरे ख्याल से तो ओनिंग 55 भी काफी था। 7 में से 4 डायरेक्टर हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इधर तो आप कंट्रोल कर रहे हैं। और सवाल क्या पूछ रहा था? डू नॉट कंट्रोल वाले सिनेरियोस बताओ।
इसका जवाब ये होता है, इधर तो कंट्रोल कर रहे हैं इसलिए इसको क्रॉस कर दें। ओनिंग 51% और बोलो ओनिंग 51%, बट द कॉन्स्टिट्यूशन, उस कंपनी का आइन ये कहता है कि डिसीजन नीड यूनानिमस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर होल्डर। ये बिल्कुल आपके लिए नया कॉन्सेप्ट फेंका है उसने, जो मैंने अभी आज सुबह भी नहीं पढ़ाया, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट फेंका है। सोच के बताएं आप। यूनानिमस का मतलब है कि 100% लोग अगर किसी बात को मानेंगे तो होगी, जो बात 100% लोग नहीं माना करेंगे वो हम नहीं किया करेंगे। फिर आप 51% ओन करके भी आप बी नहीं बजा रहे हैं उधर बैठ के, तो इसलिए आप कंट्रोल ना, आप नो कंट्रोल, आपका कंट्रोल नहीं है। हालांकि कितने ओन कर रहे हैं फिर भी आप बी नहीं बजाए। IFRS इसकी इजाज़त देता है बिल्कुल। असल में ना एक लाइन है वो हमने स्टैंडर्ड में कहीं लिखी हुई है कि कई दफ़ा अगर आपके राइट्स को ऐसे सुप्रेस कर दिया जाए ना किसी वजह से, फिर आप कैसे कंट्रोल चला सकते हैं। अब बस किताबी बातें होती हैं कि भाईजान ये हैं लेकिन हैं नहीं, तो घर में किसी को पावर दे दी जाए और पीछे आगे चले, बस छोड़े पड़े। हैविंग, हाँ ये भी एक नई बात है आपके लिए, ये ज़रा सोचें। हैविंग करंटली एक्सरसाइजेबल ऑप्शंस, या कन्वर्टेबल शेयर्स पढ़े हैं कभी? वो ये होते हैं कि ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वैसे वो दूसरे होते हैं लेकिन कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स में। हैविंग करंटली एक्सरसाइजेबल ऑप्शन, एक ऑप्शन है जो आप आज जाके भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, विच वुड टेक द शेयर होल्डिंग इन इन्वेस्टी टू आसमानों पे पहुंच जाएगी। लेकिन अभी शायद आपने एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन मेरे तो ख्याल से लोग डरते होंगे आपसे, यार ये इसके हाथ में ऐसा पत्ता है, ऐसा कार्ड है, इसने जैसे ही फेंका सारे ही सोचते हैं यार इसके हाथ में तो ऐसी चीज़ है, इसने फेंकी तो सबने चुप कर जाना, फलां बंदे आर्मी को बीच में ले आया तो ये हो जाना, तो फलां बंदा तो इसके हाथ में तो ऐसा पत्ता ऐसा कार्ड मौजूद है, इसने बस फेंकना है और सब फारग हो जाना है। फिर उसकी चल रही है, इसका मतलब है यू आर कंट्रोलिंग। ओनिंग 35% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, 80% का बीन बजाएं आप, आपके पास शेयर ही सिर्फ 35% है ऑर्डिनरी, यू आर नो कंट्रोल। अच्छा, अब रिकॉर्डिंग ऑफ करो ताकि हम कंसोलिडेशन के एडजस्टमेंट्स डिस्कस करना शुरू करें। और 1 मिनट मुझे ज़रा बात करने दो। हाँ हाँ, विच टू ऑफ द फॉलोइंग, बी और डी? अभी थोड़ा सा प्रोसेसर आपका डाउन हुआ है। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग ऑफ करो, हम एक और डिस्कशन शुरू करें। ये MCQs कंसोलिडेशन के नाम से अपलोड होगी।